अगर पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने स्लॉट्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, आप लोग जानते होंगे। हम लोगों ने फेजेस डिस्कस करा था, हम लोगों ने पोल्स के बारे में जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर को डिस्कस करा था। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्टरनेटर जो होते हैं अलग-अलग पोल्स होते हैं, किसी में सेलिएंट पोल होते हैं, किसी में सिलिंड्रिकल पोल्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के साथ आप फ़ैमिलियर हैं। फेजेस ब जानते होंगे, आरवाईबी 3 फेज सप्लाई होगी तो आरवाईबी सिंगल फेज क्या होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ स्लॉट्स पर पोल पर फेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे काफ़ी सारी बुक्स में एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। इन सबको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे और जानेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जल्दी कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ स्लॉट्स पर पोल पर फेज की, यानी कि एम। ठीक है, तो ये जो एम होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक, ये होता है आपका स्लॉट्स पर पोल एंड पर फेज। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, यानी कि बहुत सारी बुक्स में एम से होता है, किसी में हो सकता है ये एन से रिप्रेजेंट करा गया हो। मैं यहाँ पे यानी कि मेरे जितने भी लेक्चर्स मैं लूंगा वो सब में मैं जो स्लॉट्स पर पोल पर फेज है इसे एम से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, बेसिकली एम बताता क्या है, तो एम देखो ये आपका बताता है कि डिटरमाइन करता है वाइंडिंग जो है उसका लेआउट कैसा है, यानी कि वाइंडिंग्स का लेआउट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेआउट, यानी कि मैंने बताया आपको इस तरीके का हमारे पास अल्टरनेटर सिस्टम होता है और यहाँ पे हमारे पास सेलिएंट पोल अगर रोटर है। ठीक है, तो वाइंडिंग जब तुम करते हो तो किस तरीके से वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अगर 3 फेज वाइंडिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे आर है, देन इधर यहाँ पे वाई है, देन यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये होगी 3 फेज वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का लेआउट यानी कि किस तरीके से आपने वाइंडिंग को बिखेरा हुआ है एक पोल के अंडर में, पर्टिकुलर कितने स्लॉट्स में आपने वाइंडिंग की हुई है, ये सारी की सारी जानकारी ये जो स्लॉट्स पर पोल पर फेज बताता है। ठीक है, नाउ इसको आप जरा समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो जरा देखते हैं एम मैंने लिखा, एम को मैंने क्या लिखा, स्लॉट्स। ठीक है, पर पोल पर फेज। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फेज के, यानी कि एक पर्टिकुलर फेज के, यानी कि एक फेज के, ठीक है, एक फेज के एक पोल के अंडर, वन पोल के अंडर कितने स्लॉट्स हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक पर्टिकुलर फेज के, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 फेज सप्लाई है आर वाई बी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फेज के, यानी कि अगर आर की बात कर ली जाए तो एक पर्टिकुलर फेज के एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स में वो वाइंडिंग की गई है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या करा, एक ये मैं बना देता हूँ रोटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रोटर का स्ट्रक्चर है, सॉरी स्टेटर का, पेरीफेरी हो गई। ठीक है, और ये मेरा नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक की नॉर्थ पोल की कवरेज है, एंड दिस वन इज द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर फेज, अब मान के चलते हैं कि आर फेज की जो वाइंडिंग है वो यहाँ से की गई है इस तरीके से, ये सारी की सारी आर फेज की वाइंडिंग है। ठीक है, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ पर ये मान के चलना ये आर फेज की वाइंडिंग। ठीक, तो अब एक पोल के अंदर, तो नॉर्थ पोल ले लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के अंडर में, यानी कि इस पर्टिकुलर नॉर्थ पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स पर पोल हैं पर फेज के, यानी कि एक फेज की वाइंडिंग एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स में की गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने, एक स्लॉट ये आ गया, वन स्लॉट, टू स्लॉट। ठीक है, तो आर फेज के एक पोल के अंडर कितने स्लॉट्स आ गए, टू आ गए, तो टू स्लॉट्स आ गए। ठीक है, आर फेज के और नॉर्थ पोल के अंडर में, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो एम का मतलब क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी कि आपने एक फेज के एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स रखे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि जो आप वाइंडिंग करते हो, देखो एक्चुअल में अगर वाइंडिंग की बात करी जाए तो इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रोटर है, ठीक है, और सॉरी ये स्टेटर है और हमने इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, तो वाइंडिंग मान लेते हैं हमने आर फेज की गई है इस तरीके से, यहाँ पे कंडक्टर्स रखे हैं ऐसे। ठीक, ये हो गए, तो ये हो गई, और इसी का अपोजिट यानी कि इस तरीके से होगा। ठीक है, आप जानते हो कोई भी अगर वाइंडिंग की बात करते हैं तो वाइंडिंग हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूँ आर, यानी कि यहाँ से अगर करंट निकल रहा है आर, तो यहाँ पे आर डैश में करंट एंटर हो रहा होगा। तो अगर ये मान लेते हैं ये पूरे के पूरे क्या है, ये आर हैं, तो ये जो नीचे वाले हैं ये पूरे के पूरे क्या होंगे, ये आर डैश हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ से वायर निकल रहा होगा और ये वायर इस तरीके से गया हुआ है, ये सेकंड वाला वायर ये गया हुआ है, थर्ड वाला वायर ये गया हुआ है, फोर्थ वाला ये गया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ वाला ये गया हुआ है, सिक्स्थ वाला दिस वन, एंड सेवंथ वन इज द दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक फेज की वाइंडिंग की हुई है। नाउ अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो गई केवल वाइंडिंग हो गई। नाउ पोल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये आ गया तुम्हारा नॉर्थ पोल इस तरीके से।
ये हैं हम आपके पोल शोज, ठीक। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब एक पोल की अगर बात करी जाए तो देखो ये क्या होते हैं, स्लॉट्स में तो वाइंडिंग की गई होती है। यहाँ पे ये एक स्लॉट हो गया, एक स्लॉट ये है तुम्हारा, ऐसी एक स्लॉट ये है, एक ये है, एक ये है और एक स्लॉट ये स्लॉट्स हो गए, ठीक। तो अब नॉर्थ पोल के अंडर में देखो अगर बात की जाए तो कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, तो देखो 1 2 और 3, यानी क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल के अंडर में 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक। तो नॉर्थ पोल के अंडर में हम लोग कितने कवर कर रहे हैं, 3 स्लॉट्स कवर कर रहे हैं। ऐसे ही देखो साउथ पोल के अंडर में कितने कवर कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो साउथ पोल के अंडर में भी 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक फेज के, यानी किसके, आर फेज के, ये आर फेज के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यानी क्या हुआ, 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, एक पर पोल, यानी कि एक पोल के अंडर में, और पर फेज यानी कि एक फेज की अगर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं एम। तो एम इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आपने हर बार न्यूमेरिकल्स में देखा होगा, आपने बुक्स में देखा होगा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज हर बार सुना होगा, पर ये चीज क्लियर नहीं हो पाती होगी कि एक्चुअल में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज क्या बता रही है, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली आपकी जो बताती है, अभी आने वाले मैं एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा, 3 से 4 हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि क्या ये चीज़ बताती है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, लेकिन अभी पूरा लेक्चर देखते रहिए। तो अभी तक जितना जान पाए हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक फेज के कितने स्लॉट्स एक पोल के अंडर में है। सिंपल सी लाइन में अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं, अगर सिंपल सी बात करी जाए तो एक फेज के एक पोल के अंडर, एक पोल के अंडर अंडर कितने स्लॉट्स हैं, कितने स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यानी कितने स्लॉट्स में आपने एक फेज की वाइंडिंग की हुई है एक पोल के अंडर में, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं सिंगल फेज वाइंडिंग की। सबसे पहले सिंगल फेज से समझते हैं। तो फॉर सिंगल फेज, अगर सिंगल फेज वाइंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग ऐसे ही मोटर का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टेटर हो गया, और इसके ऊपर हम लोग एक रोटर बना लेते हैं। दिस वन इज रोटर, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ओके। तो ये हो गया आपके सामने, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल फेज वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने वाइंडिंग कर रखी है। अब वाइंडिंग मैंने इस तरीके से की हुई है, दीज आर द कंडक्टर्स जो कि स्लॉट्स में किए गए हैं, ठीक है। और ये पोल है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब देखो, इस अगर इस नॉर्थ पोल की बात करोगे तो इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं इस तरीके से यहाँ तक का कवर कर रहा है वो, और साउथ पोल जो है वो इस तरीके से इतना एरिया, इतना रीजन कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल के अंडर, नॉर्थ पोल के अंडर में, ठीक है, एक फेज की, ये क्या सिंगल फेज वाइंडिंग है। तो अब ये मैंने क्या करा है, एक्चुअल में करा क्या है, वाइंडिंग को जिस तरीके से की गई होगी, दिस वन इज द वाइंडिंग। नाउ अब मान के चलते हैं अगर वाइंडिंग तुमने की गई है तो एक जगह से करंट एंटर कर रहा होगा, दूसरी जगह से निकल रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज, दीज आर द क्रॉसेस, मतलब यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड दीज आर द डॉट्स, ये सब डॉट्स हैं, यानी कि यहाँ से करंट निकल रहा है, इसमें एंटर कर रहा है। और इनकी वाइंडिंग पैटर्न क्या है ये भी आपको पता होगा, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखो, ये वाइंडिंग ऐसे होगी, इसकी वाइंडिंग जो होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। तो ये वाइंडिंग इस तरीके से होगी, इस तरीके से इनके वाइंडिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये बेसिकली जो कॉइल्स होती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये अगर तुम्हारा 1 है तो ये मैं लिखता हूं, जनरली आपने बुक्स में देखा होगा ऐसे 1 डैश की तरह लिखा जाता है। ये 1 है तो ये 1 डैश, इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये तुम्हारे पास पूरी कॉइल है तो दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 1 डैश, इसका मतलब केवल इतना सा सिंपली होता है, ठीक है। तो 1 1 डैश, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, और अगर कॉइल्स के रूप में बनाऊंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। अब मैं क्या लिखना, अब मुझे देखो निकालना है यहाँ पे एम, पता करना है एम कितना है, ठीक है। तो एम देखो, अब एक पोल पकड़ लो कोई भी, तो नॉर्थ पोल पकड़ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल अगर ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के अंडर में अब देखो ये मैंने जो कवरेज बनाई है, जनरली सेलिएंट पोल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सेलिएंट पोल का स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कवर करा है। तो देखो अब नॉर्थ पोल के अंडर की अगर बात कर लिया, नॉर्थ पोल में 1 2 3, यानी कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, तो नॉर्थ पोल के अंडर में 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, और एक फेज के, एक फेज के, ठीक है। और क्योंकि ये सिंगल फेज ही वाइंडिंग है तो एक ही फेज होगा, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 स्लॉट्स
पर पोल पर फेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एम का जो तुम बुक में पढ़ते हो, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स आप लोग देखते हो, ठीक है, और उनका एक्चुअल यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो यहाँ पे मेरा पूरा जो एम है वो आप लोग केवल ये समझाने का एम है कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस होता है। तो आई होप थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो अभी आगे वाले समय में और क्लियर हो जाएगी। तो एम का क्या मतलब हो गया, यानी कि अगर तुम्हें इस तरीके का डायग्राम दे रखा होगा और आपसे पूछा जाए एम की वैल्यू निकालो, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, नॉर्थ के सामने कितने स्लॉट्स हैं, तो 1 2 3 स्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 स्लॉट्स ले लिए और पर पोल पर फेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ एक और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं यहाँ पे। अब देखता हूँ एक और सेम केस लेता हूँ यहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग का ही। फिर से हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एक यहाँ पे रोटर ले लेता हूँ मैं, सेलियंट पोल रोटर ले रहा हूँ। वेट, सेलियंट पोल रोटर ले लेते हैं यहाँ सेंटर पे, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इजी करने के लिए। ओके, इसको रेड कर देते हैं जैसा हमने किया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक और खेल घूमता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और तरीके से आपको घुमाया जा सकता है। मान के चलते हैं, अगर हम लोग ये मान लेते हैं नॉर्थ एंड दिस वन इज द साउथ, ठीक है। अब देखो ये स्लॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ध्यान से समझना। साउथ के भी ऐसे ही होंगे, मैं केवल नॉर्थ के बना रहा हूँ, ठीक है। और एक एक स्लॉट के अंदर जो हमने कंडक्टर्स रखे हैं उसको देख लेते हैं। तो दो दो कंडक्टर्स रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि डबल लेयर वाइंडिंग है, ठीक है। डबल लेयर की इस तरीके से हमने वाइंडिंग कर रखी है। नाउ अब अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे सेम क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, स्लॉट्स को मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ये सेलियंट पोल है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये इसकी रेंज में आ जाएंगे, ये पूरी। ओके, ये आ गया आपका नॉर्थ पोल, पूरा ये नॉर्थ पोल है, सेलियंट पोल, ठीक है। अब तुमसे अगेन सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि अब आपको एम की वैल्यू पता करनी है, एम की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये क्या सिंगल फेज वाइंडिंग है, ये कौन सी सिंगल फेज वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ अभी, सिंगल फेज वाइंडिंग है, ठीक है। तो फेज का तो कोई झाड़ ही नहीं है, तो सिंगल फेज मशीन है। तो फेज क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब एम क्या होता है, तो सबसे पहले एम की वैल्यू लिख दो। एम का फॉर्मूला क्या होता था, एम की मतलब होता है स्लॉट्स पर पोल और पर फेज, ठीक है। तो फेज तो सिंगल फेज है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सारे सारे सिंगल फेज के ही होंगे। स्लॉट्स की बात कर लेते हैं, तो देखो 1 2 3, एक स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। नॉर्थ पोल के अंडर की बात हो रही, तो एक पोल आ गया यानी कि 1 और 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो मैं तुम्हें चीज सिखाना चाह रहा हूँ, ये और पुराने केस को, अगर इस केस को कंपेयर करो और इस केस को कंपेयर करो, तो ध्यान से जो चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्लॉट्स की, ना कि कंडक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कंडक्टर, अगर आप एम की वैल्यू अगर ये होती, एम की वैल्यू होती कंडक्टर्स पर पोल पर फेज, तो वहां पे ये चीज चेंज हो जाती। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 स्लॉट के अंदर 6 कंडक्टर रखे हुए हैं। तो अगर एम की वैल्यू कंडक्टर पर पोल पर फेज होती तो ये 6 हो जाती, लेकिन ये गलत आंसर है। तो आंसर सही क्या है, एम की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो स्लॉट पर पोल पर फेज होती है। यानी कि इससे नहीं मतलब है कि एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर 6 कंडक्टर हो, एक स्लॉट के अंदर भाई हो सकता है 6 लेयर वाइंडिंग हो सकता है सिंगल लेयर वाइंडिंग हो सकता है डबल लेयर वाइंडिंग हो, ठीक है। तो अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एक कंडक्टर एक स्लॉट में, ठीक है। डबल लेयर वाइंडिंग होगी तो ये वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में, यानी कि दोनों केसेस में जो मैंने अभी बताया, एम की जो वैल्यू होगी स्लॉट्स पर पोल पर फेज वो 3 रहेगी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या चीज सीखने वाली मिली, तो इंपॉर्टेंट लर्निंग जो आप लोग सीख सकते हो कि स्लॉट्स पर पोल, यानी कि एम जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स पे डिपेंड करता है, पर पोल और पर फेज। यानी कि एक फेज की जो वाइंडिंग आपने की है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने आर वाई बी 3 फेज सप्लाई थे, मैंने क्या करा, आर फेज की जो सप्लाई की जो वाइंडिंग करी है वो मैंने 6 स्लॉट्स में करी, ठीक है। और एक पोल, नॉर्थ पोल के अंडर में 3 स्लॉट आ रहे हैं, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको 3 फेज आगे एग्जांपल में समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक जो चीज सीखने को मिली कि एम की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है कि एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर्स है, नहीं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं एक पोल के नीचे और एक फेज के, यानी कि सिंगल फेज के कितने स्लॉट्स एक पोल के नीचे हैं, ठीक है। तो अब तक की यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं ना, अब केस लेते हैं 3 फेज का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 फेज वाइंडिंग की, ठीक है। सेम एक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। नाउ दिस वन इज द रोटर ले लेते हैं, सेलियंट पोल रोटर ले रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए ले ले रहा हूँ बेसिकली, और कोई इसका मेरा मेन मकसद नहीं है।
ठीक है। और अब की हम लोग इस पे वाइंडिंग करने वाले हैं, 3 फेज वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 फेज वाइंडिंग करना है तो सबसे पहले आर को पकड़ लेते हैं, तो आर ले लेते हैं भैया यहाँ पे। तो 1 2 कंडक्टर ही करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट समझना आसान हो जाएगा। तो भाई अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R1 का उल्टा यहाँ पे, यानी कि अगर एक एक कॉइल यहाँ से स्टार्ट हुई है इस तरीके से, ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ से कॉल स्टार्ट हुई है R1 की और यहाँ पे एंड हुई है, तो इसे R1 डैश लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी R1 डैश। तो ये वाली कॉइल ऐसे आई हुई है इस तरीके से पूरा, ठीक है। बना नहीं रहा हूँ, डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। R2 जो है उसकी यहाँ पे आ जाएगी वेव फॉर्म, दिस वन इज द R2 डैश, ठीक। ये R2 की हो गई। नाउ अब अब B की बात कर लेते हैं, RYB, Y बना लेते हैं येलो का। तो दिस वन इज 120 डिग्री स्प्लेस अपार्ट, तो दिस वन इज Y1 एंड दिस वन इज Y2, ठीक है। अब Y1 जो है Y2 का यहाँ पे आएगा, दिस वन इज Y2 डैश एंड दिस वन इज Y1 डैश, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ गई। नाउ अब B बना लेते हैं B का, तो दिस वन इज B1 एंड दिस वन इज B2, ठीक है। तो B1 का यहाँ पे आ जाएगा B1 डैश एंड दिस वन इज B2 डैश, ठीक है। तो ये तुम्हारी 3 फेज सप्लाई मैंने आपके सामने बना के दिखा दी किस तरीके से होती है 3 फेज वाइंडिंग अगर हमने कर रखी है, ठीक है। और ये सिंगल लेयर वाइंडिंग करिए, ठीक है। याद रखना मैंने कौन सी करी है, सिंगल लेयर। इसको एक मिनट वेट, ठीक है। सिंगल लेयर हमने क्या करे, सिंगल लेयर की 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, 3 फेज वाइंडिंग ऑफ सिंगल लेयर, ठीक। तो देखो सिंगल लेयर करी, यानी कि एक स्लॉट, यानी कि एक कंडक्टर जो है ये एक स्लॉट में रखा होगा, तो ये एक स्लॉट हो गया इस तरीके से, ऐसे ये एक स्लॉट हो गया। तो दीज आर द स्लॉट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, स्लॉट्स हैं, ठीक। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्या हैं, कंडक्टर्स तुम्हारे केस में स्लॉट में रखे होंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर केस में, ठीक। ये हमने क्या लिया, सेलिएंट पोल लिया। तो सेलिएंट पोल आपको मैंने बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सेलिएंट सी होती है इसकी, चैम्फर्ड एजेस होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर्स में इसके ऊपर डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो दीज आर द सेलिएंट पोल रोटर। नाउ अब अगर मैं ले लेता हूँ इसको नॉर्थ ले लेता हूँ, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल, ठीक। अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब m की वैल्यू शुरू करते हैं। तो अगर मैं r फेज की बात करता हूँ, यानी कि कोई फेज, देखो वैसे तो क्या होता है जनरली हम लोग जब वाइंडिंग करते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरी वाइंडिंग, ठीक है। तो किसी भी एक फेज की जो वैल्यू m की निकलेगी वो सबके लिए सेम होती है, क्योंकि हम लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम m की बात कर लें, m का क्या मतलब होता था, m का मतलब होता था स्लॉट्स पर पोल एंड पर फेज, ठीक है, ये मतलब होता था। नाउ पर फेज की बात कर ले, तो एक फेज कौन सा, मैं आर फेज ले लेता हूँ, आर फेज चुन रहा हूँ, ठीक है। आर फेज ले लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, तो यहाँ से रेंज ये हो गई, ये पूरी रेंज ऐसे आ गई और ये वाली रेंज ये आ गई। तो नॉर्थ पोल के अंडर में, नॉर्थ पोल के अंडर में, ठीक है, कितने स्लॉट्स हैं, 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। और आर फेज के, आर फेज के, तो आर फेज के नॉर्थ पोल के अंदर 2 स्लॉट्स हैं, एक पर्टिकुलर फेज के, एक पर्टिकुलर पोल के अंदर 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि स्लॉट्स, स्लॉट्स कितने हैं, 2। पोल कितना है, एक पोल के अंदर में। फेज कौन सा, एक ही फेज ले रहे हैं। तो 2/1 × 1 यानी कितना आ गया आंसर इसका 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, जो मेरी पूरी कोशिशें हैं वो आप लोग तक पहुंच रही होंगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से स्लॉट्स पर पोल पर फेज का मतलब होता है। यानी अगर 3 फेज वाइंडिंग है तो यहाँ पे m की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर फेज को तुमने कितने स्लॉट्स में वाइंडिंग की, ठीक। क्योंकि देखो पूरा जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि पूरी जो पेरीफेरी है स्टेटर की, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उस पे क्या है, तुम्हें तीनों फेज की वाइंडिंग करनी है, आर की भी करनी है भैया, आपको आर की भी करनी है, वाई की भी करनी है और बी की भी करनी है, यानी कि पूरे सर्कमफ्रेंस पे आपको तीनों फेज की वाइंडिंग करनी है। तो ऐसे केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, एक पर्टिकुलर कितने स्लॉट्स एक पर्टिकुलर फेज को डेडिकेटेड है नॉर्थ पोल, एक पर्टिकुलर पोल के अंडर में। तो ये सारी जानकारी जो होता है वो एम देता है, ठीक है ना। एक केस और लेता हूँ आप लोगों के लिए, अब तक समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। एक केस और लेते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक नया केस मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको आया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चंस में कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 36 स्लॉट्स की एक आपके पास सिंक्रोनस मशीन है, 36 स्लॉट्स की, और 2 पोल्स हैं, ठीक है, एंड 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो m की वैल्यू पता करनी कितनी होगी और उसको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बहुत याद रखना, मैंने अभी पीछे आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई है, इसको समझ लो ये भी, कि जनरली जो हम लोग पोल्स की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं ये मेरे पास इस तरीके का रोटर है और 2 पोल्स हैं,
तो मेरा ये काम रहता है कि हम लोग जो पोल शो लेते हैं वो इस तरीके से ली जाती है कि सारे के सारे कंडक्टर जो हैं वो या तो नॉर्थ पोल के अंडर में हो या फिर साउथ पोल के अंडर में हो। यानी कि यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं बहुत ऐसे एक आध ही कंडक्टर ऐसे रहने चाहिए जो किसी पोल के अंडर में ना आए। तो ऐसे कंडक्टर की जो हम लोग पॉसिबिलिटी लेते हैं वो 0 लेते हैं। यानी कि या तो तुम्हारा फॉर एग्जांपल अगर किसी मशीन के अंदर 12 कंडक्टर्स हैं और 2 पोल्स हैं, ठीक है, बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ कि 12 कंडक्टर्स हैं 2 पोल्स हैं, तो एक पोल के अंडर में 6 कंडक्टर आएंगे ही आएंगे। 6 स्लॉट्स, 6 कंडक्टर जो होंगे वो उस पोल के अंडर में आएंगे, एक पोल के अंडर, वन पोल के अंडर में, ठीक है। तो पोल शो जो होता है वो इस तरीके से तैयार करा जाता है, यानी कि पोल्स जो हम लोग डिजाइन करते हैं, जो मशीन की डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है कि जो डिस्टेंस है, मतलब जो कोई भी स्लॉट है वो कभी भी ऐसा कोई भी स्लॉट ना हो पूरी मशीन में जो छूट जाए। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बताया था डीसी मशीन के अंदर जब हम लोग पोल शो बनाते थे तो उसके ऊपर पोल शो हम लोग इस तरीके से ये रोटर होता था और हमारा पोल शो जो जाता था वो इस तरीके से जाता था। याद होगा आपको, बुक में आपने पढ़ा होगा। तो देखो कोई भी एक पार्ट नहीं होता था, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं होता था जो किसी भी टाइम पे किसी भी पोल के अंडर में ना हो, ठीक है। बस एक ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती थी जिसको हम लोग बनाते थे, एमएनए कहते थे। वहां पे नेट वोल्टेज 0 होता था क्योंकि वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन है दोनों सेम हो जाती थी, तो नेट वोल्टेज 0 होता था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होता था स्लॉट जो पोल्स के अंडर में ना आ रहा हो। तो अगर ये नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ, ठीक। तो ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक जितने भी कंडक्टर्स होते थे ये सारे के सारे क्या होते थे, नॉर्थ पोल के अंडर में होते थे। और ये जो बचे हुए सारे कंडक्टर्स हैं ये सारे के सारे साउथ पोल में होते थे। तो सेम हम लोग यहाँ पे डायग्राम में, हो सकता है मैं आपको ना बना पाऊँ, ना दिखा पाऊँ, लेकिन एक्चुअल में जो डिजाइनिंग की जाती है वो जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि अगर भाई 12 कंडक्टर्स हैं तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 6 कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में और 6 जो होंगे वो साउथ पोल के। कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होगा जो आपके किसी भी पोल के अंडर में ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज को हम लोग कहते हैं पोल पिच। अभी आगे बताऊंगा, पोल पिच एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पोल पिच, ठीक है। अभी उसको हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यानी कि जितने भी कंडक्टर्स हैं वो टोटल पोल्स के अंडर में डिवाइड होंगे इक्वली, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखते हैं। तो अगर अब देखो सबसे पहले हमने कहा कि 36 स्लॉट हैं 2 पोल के अंडर में, यानी कि 36 स्लॉट हैं और 2 पोल्स हैं। तो एक पोल के अंडर में कितना आएगा, तो 1 पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स आ गए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि कोई भी स्लॉट छूटेगा नहीं। तो 1 पोल के अंदर आ जाएंगे 36 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया 18, यानी कि 18 स्लॉट्स एक पोल के अंडर में होंगे, ठीक है। तो एक पोल के अंडर में 18 स्लॉट होंगे, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अब 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज वाइंडिंग का क्या मतलब हुआ, तो 36 स्लॉट्स हैं, ठीक। और इसको मैंने 3 फेज वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना हुआ 12 स्लॉट्स एक फेज के लिए होंगे, ठीक है। 12 स्लॉट्स एक फेज के लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 12 जो स्लॉट्स होंगे वो सब हो गए, यानी कि उसके अंदर तुम्हारे आर भी होगा और आर डैश, यानी कि दोनों पॉइंट कवर हुए। तो 12 स्लॉट में एक फेज की वाइंडिंग की गई है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ 12 का क्या मतलब हुआ आर फेज लेके, ठीक है। ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक 6। तो मान लेते हैं 6 स्लॉट हो गए रेड के, और सेम यहाँ पे अपोजिट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गए तुम्हारे R1 वाले हो गए, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है। और ये हो जाएंगे तुम्हारे R1 डैश R2 डैश R3 डैश R4 डैश R5 डैश एंड R6 डैश, ठीक। तो देखो अब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ समझ में आ गया। तो 36 स्लॉट है डिवाइड बाई 2 पोल्स, यानी कि एक पोल के अंडर में 12 स्लॉट है, ये बात क्लियर हो गई। सॉरी 18 स्लॉट है एक पोल के अंडर में। दूसरी बात हमने क्या निकाली, हमने निकाला कि अगर हमारे पास 36 स्लॉट्स हैं और 3 फेज वाइंडिंग है तो टोटल स्लॉट्स पर वाइंडिंग कितने मिले, भाई 3 लोगों में 36 स्लॉट बांटने हैं 3 फेज में, तो कितना निकल के आया 12, यानी कि 12 स्लॉट एक फेज को है। तो यानी कि देखो कितने हो गए 6 और 6 12, तो 12 स्लॉट रेड को हो गए आर फेज को। इसी तरीके से यहाँ पे बनाओगे तो 6 स्लॉट यहाँ पे हो जाएंगे वाई को, और 6 स्लॉट यहाँ के हो जाएंगे वाई डैश को। ऐसी 6 स्लॉट यहाँ पे हो जाएंगे बी को, सॉरी बी डैश को, यहाँ पे हो जाएंगे बी को, ठीक है। तो देखो 6 स्लॉट आर के, आर डैश के 6 स्लॉट, तभी समझ में आया। तो यहाँ पे जो 12 वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि जब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स को डिवाइड करोगे फेज से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो टोटल स्लॉट्स की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि जिसमें तुम्हारे कंडक्टर का फर्स्ट एंड, कॉइल साइड का एक एंड और कॉइल साइड का दूसरा एंड, दोनों के स्लॉट शामिल होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यानी कि 12 कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक फेज का
एक पर्टिकुलर साइड का एक 6 कंडक्टर में होगा ऊपर और 6 स्लॉट होंगे नीचे के, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ अब देखते हैं नॉर्थ पोल के अंडर में कितने आ गए। तो नॉर्थ पोल की अगर बात करोगे तो सीक फेज की देखो, एक नॉर्थ पोल की अगर बात करें उसके अंडर में कितने 18 आ रहे हैं। अभी हमने निकाला यहाँ पे कि अगर 36 स्लॉट है तो एक पोल के अंडर में कितने आ गए, 18 स्लॉट्स आ गए। नाउ 18 में से एक फेज के कौन से, यानी कि सिंगल फेज के, तो सिंगल फेज के कितने हैं यहाँ पे भैया, तो सिंगल फेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ फेजेस से, तो 18 को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ फेजेस से यानी कि 3 से, ठीक है। तो 6 3 18, तो यहां से m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, m की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 6, ठीक है। तो देखो नॉर्थ पोल के अंडर में यानी कि एक फेज है। जब देखो नॉर्थ पोल अगर बनाओगे तो नॉर्थ पोल के ये मान लेते हैं इतना बड़ा पोल है नॉर्थ पोल, ठीक है। ऐसे ही पोल शो ये दूसरा है साउथ का, सारे के सारे कंडक्टर कवर हो गए। अब यहां से यहां तक कितने हो गए, यहां से यहां तक इतने पूरे में 18 कंडक्टर, 18 स्लॉट्स नीचे हैं और 18 स्लॉट्स ही ऊपर वाला नॉर्थ पोल कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ एक पोल के एक फेज के कितने हैं, एक फेज के भाई 6 हैं, ये कितने 6 हैं, ठीक। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए इस पूरे का डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ पोल के अंडर में कितने कंडक्टर्स हैं, नॉर्थ पोल के अंडर में टोटल 18 कंडक्टर्स हैं, टोटल 18 स्लॉट्स हैं, सॉरी कंडक्टर्स नहीं, टोटल 18 स्लॉट्स हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। एक फेज के कितने स्लॉट्स हैं, एक फेज के कितने टोटल स्लॉट्स हैं, एक फेज नॉर्थ पोल के अंडर में एक फेज के 6 स्लॉट हैं, ठीक। तो यानी कि एम की वैल्यू क्या होती है, टोटल स्लॉट्स पर पोल और पर फेज, ठीक है। तो ये कितने होंगे, तो ये होंगे तुम्हारे 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल के अंडर में और आर फेज के, ठीक। तो एक फेज हो गया आर, एक पोल हो गया नॉर्थ और टोटल कितने स्लॉट्स हो गए, 6 स्लॉट हो गए। आईओ भी समझ में आ गई। फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो एम इक्वल टू टोटल स्लॉट्स डिवाइड बाई पोल इनटू फेज, ठीक है। तो टोटल स्लॉट कितने 36 हैं, डिवाइड बाई पोल्स कितने हैं 2, फेज कितने हैं, फेज तुम्हारे 3 है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ से 6 आंसर आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसमें देखो बहुत सिंपली मैंने आपको बताया, यानी कि अगर तुम फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो ये वाला फॉर्मूले से सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो यहाँ से ये चीज़ विजुलाइज कर सकते हो, यानी कि मैंने दोनों एंगल कवर करे हैं। अगर आपको विजुलाइज करना है तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 36 स्लॉट्स हैं। तो देखो पूरी अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, ठीक है, तो एक बार जो अभी तक हमने सीखा है उसको देख लेते हैं। तो ये वाला सेम केस, यानी कि इसी केस की मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो भाई हमने क्या सीखा कि हमारे पास 36 स्लॉट्स थे, 36 स्लॉट्स। तो 36 स्लॉट्स का क्या मतलब हुआ, एक फेज के कितने अंडर में आए, वन फेज के लिए कितने आए 36 स्लॉट से 3 फेज के लिए। तो वन फेज के लिए कितने निकल गए, एक फेज के लिए निकल गए आपके 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 12, यानी कि 12 स्लॉट्स निकल गया एक फेज में, ठीक है। तो 12 स्लॉट्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम वाइंडिंग की बात कर रहे हैं इस तरीके से वाइंडिंग होती है, तो अगर ये आर है तो ये आर डैश होगा, तो 6 स्लॉट में तो आर फेज होगा और 6 स्लॉट में उसका एंड होगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि आपको पता होगा एक वाइंडिंग जो होती है उसका एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है, तो 6 स्लॉट में तो लेफ्ट साइड रखे होंगे और 6 स्लॉट में उसके राइट साइड रखे होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ 36 स्लॉट्स हैं। अब टोटल पोल्स कितने पोल्स हैं आपके, टोटल 2। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हम लोग पोल की जो डिजाइनिंग होती है इस तरीके से करी जाती है कि कोई भी स्लॉट्स बचा हुआ ना रह जाए उस पोल के अंदर आने से, ठीक है। तो पोल हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि सारे के सारे स्लॉट्स कवर करे। तो भाई 2 पोल के अंदर यानी कि 36 स्लॉट हैं और 2 पोल के अंदर अगर उन्हें डिवाइड करोगे तो एक पोल के अंदर कितने आएंगे 18। क्लियर हो गया, ठीक। तो यानी कि एक पोल यानी कि नॉर्थ पोल के अंदर में 18 स्लॉट्स होंगे टोटल, ठीक है। और उन 18 में से 6 स्लॉट जो होंगे वो रेड के होंगे। क्लियर हो गया, आर फेज के, रेड मतलब आर फेज के। तो यहां से एम की वैल्यू क्या होगी, एम इक्वल टू स्लॉट्स एक पोल के अंडर में एक फेज के, ठीक। तो स्लॉट्स कितने होंगे, तो ऐसे कितने होंगे एक फेज यानी कि आर फेज के नॉर्थ पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स हुए 6 स्लॉट हुए। तो यहाँ से एम की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट नहीं छोड़ा है मैंने। आई होप ये समझ में आ गई होगी। मैंने बड़ा से बड़ा केस ले लिया, इससे ज़्यादा बड़ा केस नहीं आएगा कभी भी आपके सामने, और इससे सिंपल केस मैं नहीं समझा सकता। मैंने सारी तरीके से, ये फॉर्मूले की अप्रोच है, अगर फॉर्मूले की अप्रोच लेनी है तो ये पर्टिकुलर अप्रोच आपको लेनी है, ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे बताई है। अगर आपको विजुलाइज करना है तो यहाँ से सीख सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ये हो गया 3 फेज वाइंडिंग। अगर एम की वैल्यू 2 है, छोटी है, तो ये इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। अगर इतनी बड़ी है यानी 36 स्लॉट की बात हो रही तो इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। और ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से बता दिया। नाउ आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर m की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है।
एम की वैल्यू 1 का क्या मतलब हुआ? एम की वैल्यू 1 का मतलब हुआ कि एक स्लॉट के अंदर एक फेज का वाइंडिंग की गई है और एक पोल के अंडर में, ठीक है? यानी कि क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूँ मशीन के रोटर की, मशीन के सॉरी स्टेटर की, और ये हमारा इस तरीके से वाइंडिंग की गई है, तो एक स्लॉट है नॉर्थ पोल के अंडर में, 1 स्लॉट, ठीक है? नॉर्थ पोल के अंडर में, तो दूसरा स्लॉट कहाँ होगा? साउथ पोल के अंडर में होगा। तो सोचो, केवल एक स्लॉट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फेस की वाइंडिंग की गई है। यानी कि अगर आपकी बात करी जाए, अगर हम फेस कर लें तो वाइंडिंग जो है हमने इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है पूरी, ठीक है? यानी कि एक स्लॉट के अंदर ही पूरी फेस की वाइंडिंग निपटाई हुई है। एक स्लॉट से निकाली है, एक स्लॉट में डाली है। यानी कि यहाँ पे अगर ये निकाली है तो यहाँ डॉट, और इसको डॉट बना देते हैं, और यहाँ पे हमने एंटर करी है तो यहाँ पे क्रॉस। तो पूरी की पूरी वाइंडिंग जो है वो हमने क्या करा है, एक स्लॉट से निकाली है और दूसरे स्लॉट में डाली है। इसका ये मतलब हुआ। और आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर जितने स्लॉट्स होते हैं, जितनी मतलब आपने वाइंड अगर एक ही स्लॉट से सारी वाइंडिंग निकाल के दूसरे स्लॉट की एक ही स्लॉट के अंदर सारी वाइंडिंग डाल दोगे, तो इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का नाम दिया जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि अगर m की वैल्यू 1 है तो उसका क्या मतलब है? तो याद रखना, अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब होता है आपने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की हुई है। यानी कि सारे कंडक्टर जो हैं, एक फेज के सारे कंडक्टर एक ही स्लॉट के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है? जैसा कि आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया, वाइंडिंग फैक्टर जब मैंने डिस्कस करा है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे कंडक्टर जो होते हैं इस तरीके से एक ही जगह पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है? और नॉर्थ पोल उनके सामने से पास होता है। एक ही समय में सारे में फ्लक्स कटिंग एक्शन होता है, सेम चीज़। तो देखो, एक स्लॉट, एक पोल के अंदर अगर एक स्लॉट होगा एक फेज का, तो इस तरीके की जो वाइंडिंग होगी वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाएगी। इसमें कभी गलती मत करना, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से आप ये सॉल्व कर लोगे। तो अगर हम कंक्लूड करें यहाँ से इतना जो सीखा उसको, तो अगर m की वैल्यू को 1 लिख देते हैं, m की वैल्यू अगर 1 है, तो दिस वन इज द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गई, ठीक है? अगर m की वैल्यू इक्वल टू इंटीजर है, अगर क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब 3 4 5 इस तरीके से, और ग्रेटर देन 1 है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था, तो इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग। इंटीग्रल या फिर इंटीजर कह सकते हैं, इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग, ठीक है? तो यानी कि ऐसी कोई भी वाइंडिंग जिसके अंदर क्या होता है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और इंटीजर में हो, 3 4 5, इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे इंटीजर या इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग कहेंगे। वहीं पे अगर m की वैल्यू क्या हो? फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन, जैसे कि 3/5, ठीक है? और 2/3, इस तरीके से, इस तरीके की जो वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग कहेंगे, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। ठीक, तो अब तक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो भी मैंने बताया है। यानी कि अगर m की वैल्यू आपको 1 दे रखी, तो ये वाइंडिंग का कौन सा केस है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग केस है। अगर m की वैल्यू इंटीजर दी हुई है तो 3 4 5 इस तरीके से, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग केस। और अगर m की वैल्यू फ्रैक्शनल में है तो यानी कि फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग आपने की हुई है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर के 2 केसेस हैं, ये आपके कोर्स में होते हैं, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है या कभी आपको रेयरली देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होता है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? आई होप अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, अभी तक कोई भी चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो आप क्या कर सकते हो, सीधे से आप कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे जाके कमेंट में टाइप करो कि सर ये वाले डाउट में मुझे प्रॉब्लम है। मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं होता है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना के आपकी हेल्प कर सकता हूँ।